हेलो एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की हमारी क्लास है एमएससी फाइनल बॉटनी पेपर सेवेंथ पेपर में हमारा जो मेन पेपर का नाम है वो है प्लांट डेवलपमेंट। एंड रिप्रोडक्शन। और इसमें जो हमारा हॉट टॉपिक चल रहा है वो हो गया सीड जर्मिनेशन के रिजेम्बलेंस, ठीक है। और इसमें हमारे मेन टॉपिक जो थे वो टॉपिक जो लेटेस्ट चल रहा था सीड जर्मिनेशन का, उसमें मेन टॉपिक हमारा चल रहा था न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? तो वो हमारा पिछले सेशन में कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास में आता है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, एंड इसी के कोरिलेटेड प्रोटीन पॉइंट आ रहा है मोबिलाइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं रिजर्व फूड्स। मोबिलाइजेशन of food reserve during seed germination। ये ड्यूरिंग जो वर्ड है उसको समझने के लिए मैं ऐड कर रहा हूं टॉपिक के अंदर, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। एंड इसको एक नाम और दे सकते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे आ रहा है। तो एक्चुअली टॉपिक है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन को अगर अपन सिंपल वे में समझे तो ये हो गया एक तरीके से चालन। ठीक है, तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन को पहले समझते हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे नॉर्मली, फिर सीड जर्मिनेशन को समझेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड है, क्योंकि प्रारंभ में हम कहें तो ये फूड रिजर्व्स आए कहाँ से, क्या हैं ये फूड रिजर्व्स। तो नॉर्मल वे में तो हम कह सकते हैं कि ऐसा माध्यम खनिज के रूप में, एनर्जी के रूप में, पोषण के रूप में, तो ऐसा माध्यम जिसे हम ज़्यादा समय के लिए कम स्थान के अंदर क्या कर सकें, संग्रहित कर सकें, एक चीज़। दूसरी चीज़, ज़रूरत पड़ने पर हम उसे वापस क्या कर सकें, पुराने रूप में चेंज कर सकें। तीसरी चीज़, जिसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहें और वो जो है वो भोजन के रूप में काम आता रहे, दैट इज़ रिजर्व फूड्स। इसको सिंपल वे में हम समझते हैं जैसे कि नॉर्मल हैबिटेट है, ठीक है, जहाँ हम रह रहे हैं अभी, तो वहाँ की हम बात नहीं करेंगे। वहाँ पे पूरे 6 के 6 मौसम भी चेंज हो रहे हैं और साल में कम से कम 3 वनस्पतियाँ भी ग्रो कर रही हैं, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सीड्स, रूट्स या उसके वेजिटेटिव पार्ट्स या लीव्स के ऊपर डिपेंड हैं और उनको भोजन के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसे विकट परिस्थितियों वाले प्रदेश की बात कीजिए जैसे कि टैगा, एल्पाइन, या अगर हम बात करें आर्टिक, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, या उसके अतिरिक्त भी अगर हम बात करें तो हमारे नॉर्मल राजस्थानी डिशेज़ में, राजस्थानी हमारे घरों के अंदर भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। हम सीड्स या प्रकृति पे तो बाद में जाएंगे, क्या कर रहे हैं हम। हमारी राजस्थान की वेजिटेशन क्लाइमेट जो है ड्राई है, हॉट है, एक तरीके से टेम्पर्ड है। तो ऐसे में प्लांट्स के साथ साथ हमने भी एक एडेप्टेशन कर रखा है। कैसे कि बरसात के सीजन्स में जो फ्लोरिंग एंड सीडिंग जो होती है प्लांट्स के अंदर, चाहे डायोकॉट्स हो, चाहे मोनोकॉट्स हो, चाहे एनुअल हर्ब्स हो, इन सभी को हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए नेसेसरी हैं, हम उन्हें क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्व इन द सेंस हम नॉर्मल खाने में यूज में लेते हैं, जैसे कि फली जो ये आती है खेजड़ा टाइप, या बेर, या फिर जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गई, ठीक है, उसके अलावा बथुआ हो गया, चिनोपोडियम। ऐसे बहुत सारी स्पीसीज है जो कि केवल पूरे साल में कुछ महीनों के लिए होती हैं, और बाकी के वर्ष, बाकी का जो समय है जिसके अंदर वहाँ क्या नहीं होगा, कोई भी एक तरीके से नए प्लांट जो है डेवलप नहीं होंगे, और डेसिकेशन की वजह से या
जो क्या बोलते हैं ऑटम सीजन के टाइप में प्लांट जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और भोजन के रूप में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। क्लाइमेट के अंदर नई कुछ चीज़ उगती नहीं है, बरसात नहीं हो रही, पानी की शॉर्टेज है, टेम्पर ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं 12 महीने उन सीजनल फसलों को यूज में लेते रहने के लिए, क्योंकि नॉर्मल तो उगा नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं उनको प्रिजर्व कर लेते हैं, एक तरीके से छाया के अंदर उनको ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में उनकी जो अंदर की केमिकल एंड फिजिकल स्टेट है वो वहाँ की वहाँ डंप हो जाती है, एक तरीके से डॉर्मेंट कर देते हैं। और ये डॉर्मेंसी एक्चुअली में हो क्यों रही है? अगर हम नेचुरल तरीके से डॉर्मेंसी की बात करें तो वो तो कुछ ऑर्गन्स के मैच्योरिटी की वजह से हो रही है, दूसरा उसके अंदर कुछ विशिष्ट केमिकल्स या हार्मोन्स के संश्लेषण की वजह से हो रही है, जैसे कि हम बात करें तो एब्सिसिक एसिड, ठीक है, और कुछ मात्रा में इथाइलिन हार्मोन की। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई हार्मोनल चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे हमने एक डेसिकेशन पीरियड दिया है, उसमें से वाटर के लॉस को निकाल लिया है, हीट या टेम्परेचर नहीं दिया जिसकी वजह से कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट या केमिकल स्टेट में चेंजेज आए, नहीं ऐसा हो रहा। हमने एक्चुअली में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रोक दिया है, तो आर्टिफिशियल तरीके से या इंड्यूस तरीके से हमने उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रोका है, जिसकी वजह से अंदर ही पानी की लॉस की वजह से कुछ एंजाइम्स की रिएक्शंस रुक जाती हैं, या कुछ ऐसे डोरमेंसी हार्मोन्स जो हैं एब्सिसिक टाइप वो क्या हो जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन की कमी आ जाती है, और जो क्या बोलते हैं लीफ है या वेजिटेटिव पार्ट है वो अपनी उसी अवस्था के अंदर क्या रह जाता है, डोरमेंट रह जाता है। और हम जब वापस यूज में लेते हैं तो सिंपल पानी या गर्म पानी के अंदर उसको डालते हैं तो वो अपनी पुरानी फिजिकल स्टेट में वापस लौट आता है, जिसको हम यूज में ले लेते हैं। तो एक्चुअली में ये जो दूसरा वर्ड हमने यूज में लिया है वही एक तरीके से यूज ऑफ फूड रिजर्व्स है, यूजेज ऑफ फूड रिजर्व्स। ऐसे में अगर वो पूरी तरीके से सूख जाती या अंदर के उसके जो कंटेंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते, चेंज हो जाते, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती, तो दोबारा हम उसको यूज में नहीं ले सकते थे। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो अंदर फूड रिजर्व्स थे वो किसी न किसी अवस्था में मतलब एक तरीके से इनहिबिट हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, डॉर्मेंट अवस्था इसको बोलते हैं, उनकी केमिकल एंड फिजिकल स्टेट बरकरार रहती है, वो नष्ट नहीं हो रही है। वही चीज़ अगर हम बात करें तो प्रकृति ने उसी डेसिकेशन को एक नाम दिया है, दैट इज सीड। ठीक है, और अगर हम सीड की बात करें तो डाइकॉट सीड के अंदर सिंपल वे में दैट ये हो गया एक तरीके से साइसर एराटिनम के सीड की हम बात कर लेते हैं। डाइकॉट्स के अंदर लेग्यूमिनेसी, मटर या चने की अगर हम बात करें तो दीज आर डाइकॉट्स। ठीक है, और ये हो गया कॉटिलिडन्स, दीज आर कॉटिलिडन। ठीक है, दो कॉटिलिडन्स है बीज पत्र, जिसकी वजह से इसको हम डाइकॉट कह रहे हैं। और यहाँ पे दैट इज एम्ब्रियो एक्सिस, ये टर्म बार बार यूज में आएगी इसलिए हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा इसी एम्ब्रियो एक्सिस पे बाहर की ओर जो अंदर कॉटिलिडन्स की तरफ मुड़ रहा है वो नहीं, तो एक्चुअली में ये डायग्राम है इस तरीके से, दैट इज स्पेंसर, सस्पेंसर के बाद में ये इसकी बॉडी हो गई, दैट इज हाइपोकोटाइल एंड दैट इज एपीकोटाइल। ठीक है, और ये जो है ये इस तरीके से किस में कन्वर्ट हो गया, दो कॉटिलिडन्स में, बीज पत्रों में, और ये इनके बीच की सीमन। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर है ये। तो जब हम कॉटिलिडन्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो कॉटिलिडन्स के बीच में बिल्कुल नीचे की तरफ ये संरचना है, तो सीधी सी बात है कॉटिलिडन्स की तरफ जो संरचना है दैट इज हाइपोकोटाइल। तो ये ऊपर की तरफ अगर हम देख पा रहे हो तो दैट इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, और जो बीज पत्रों से लगी हुई जगह है दैट इज एपीकोटाइल, और बीज पत्रों के सीमा के समानांतर जो रेखा में खड़ा है यही संरचना कहलाती है एम्ब्रियो एक्सिस, भ्रूण अक्ष। तो भ्रूण अक्ष पे क्या क्या मिल गया हमको, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल।
क्लियर। अब ऐसे में हाइपोकॉटाइल जो है वो किसको डेवलप करता है, रेडिकल, ठीक है। और एपिकोटाइल जो है वो किसको डेवलप करता है, प्यूम्यूल। ये डेवलप कर रहा है किसको, प्यूम्यूल को, और ये डेवलप कर रहा है किसको, रेडिकल को। रेडिकल जो है वो डेवलप करेगा किसको, रूट को, एंड ये डेवलप करेगा किसको, रूट को, और ये डेवलप करेगा किसको, लीफ, प्रिमोडिया, शूट अपेक्स को। क्लियर है, ये चीज हो गई। तो ऐसे में यहाँ पे इस पूरी संरचना में ये सीड जो है ये दो तरीके से डिपेंड करता है। एक हम इसको कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा हम कह सकते हैं इसको हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हमारी टर्म क्या कहती है, ऑटोट्रॉपिक टर्म का मतलब हो गया कि खुद का भोजन खुद बनाना, खुद का भोजन खुद बनाना, दैट इज ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है हेटेरोट्रॉपिक, जिसमें भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होना होता है, जैसे कि हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी जो जानवर हैं वो सारे के सारे पादपों के ऊपर भोजन के रूप में डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सीड की, तो सीड के लिए हम यूज में ले सकते हैं हेटेरो और ऑटो दोनों शब्दों को, लेकिन इनकी मतलब को समझना कैसे। सीड जो है उसको अगर हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, स्वयं पोषी, तो कोई गलत नहीं होगी बात, क्योंकि सीड दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सीड के डेवलपमेंट के लिए जो भी नेसेसरी रिजर्व फूड्स हैं, एनर्जी सोर्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो उसके अंदर खुद ही नियत है, जो कि उसको डेवलपमेंट या जर्मिनेशन में काम आ रहे हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हमें खाना बनाना नहीं आ रहा है और घर पे मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई है और आपने जो है वो खाना खाना है। क्लियर है, आपको बनाना नहीं आ रहा, तो मम्मी ने आपके लिए पहले ही मेहनत करके पूरा खाना बना के और फ्रिज में स्टोर कर रखा है। आपको करना क्या है, आपको केवल फ्रिज तक जाना है, खाने को निकालना है और खाना निकाल के आपको खाना खाना है। अब आप ये कहें कि साहब मैं तो सब काम अपने खुद कर सकता हूँ, मेरे को मम्मी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना खाना निकाल के खा सकता हूँ। तो इन दिस वे, इन पर्टिकुलर दिस वे, यहाँ पे सीड ने खाना बनाया थोड़ी था, इसने कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं किया। ऐसे में दैट सीड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज, जब ये बन रहा था, डेवलपमेंट की ओर था, तो दैट डिपेंडेंट ऑन मदर प्लांट। ये किस पे डिपेंड था, मदर प्लांट पे, ठीक है। एंड ऑल्सो कनेक्टेड with vascular tissues, also dependent and connected with mother tissues, parenchymatous tissues and vascular tissues, जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में that into the development progression period, that embryo या जो अंडर डेवलपमेंट सीड था, that absorb materials, reserve food materials, energies, enzymes, any kind of product that can be used in development stage of क्या बोलते हैं formation of seed। वो सारी की सारी चीज़ें किससे ले रहा था, वो मदर से ले रहा था, और मदर प्लांट से लेने के बाद can be able to क्या कर सका, stored into their particular organs। और ये organs कौन कौन से हैं, these are cotyledon, these are cotyledons, and जो सबसे मेन लेयर अगर अपन बात करें, दैट इज एम्ब्रियो सैक, भ्रूण पोष, दैट इज बीज पत्र। और एक चीज और अगर अपन बात करें, डाइकॉट्स में भी और मोनोकॉट्स में भी अगर अपन चलें, तो एम्ब्रियो सैक की जगह यहां पे बन जाती है एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, क्लियर है।
और ये एल्यूरोल लेयर ज़्यादातर जो है वो प्रोटीनियस सब्सटेंस के रूप में, मोनोकॉट्स के रूप में ज़्यादातर डेवलप होती है, और डाइकॉट्स में भी लेग्यूमिनेसी के कुछ सीड्स हैं जिनके अंदर एल्यूरोल लेयर जो मिल रही है। तो ये सारे के सारे फूड रिजर्व जो हैं वो इन लेयर्स के रूप में क्या हो जाते हैं, संरक्षित हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, अब बताइए क्या सीड ऑटोट्रॉपिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने खाना नहीं बनाया, उसने केवल संचित भोजन को चेंज किया, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और उन कैटाबॉलिक रिएक्शन से उसको उपयोग किया ऑन द एम्ब्रियो एक्सिस, और उनका उपयोग करके और एम्ब्रियो एक्सिस को क्या किया है, एनलार्ज किया है, डेवलप किया है, सेल डिवीजन किया है, और जिसकी वजह से फिर ये डेवलप होता है बाय हाइपोकोटाइल रेडिकल एंड बाय एपिकोटाइल ट्यूब्यूल। क्लियर है? तो हम यहाँ पे बेसिक पूरी चीज़ के कंसेप्ट में कह सकते हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ सीड या ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, these are dependent on the mother parent, ठीक है, and absorb any necessary components, ठीक है, for their development and desiccation period या dormancy period, वो सारी की सारी चीज़ें। इसका मतलब यहाँ पे सीड्स को हम क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग ओनली जर्मिनेशन टाइम, या केवल जर्मिनेशन स्टेज के लिए हम ये कह सकते हैं कि सीड्स आर हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर रिजर्व फूड्स, एक चीज। दूसरा, ऑन द आउटर एटमॉस्फेरिक, ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले, कई मैनी मोर सीड्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा रिजर्व फूड्स नहीं रखते हैं और दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट करते हैं, या मौसम से या मृदा से अवशोषित कर सकते हैं। जिसका एक एग्जांपल अगर अपन दे तो जैसे ऑर्किड सीड्स बहुत माइक्रो, अबाउट 20 माइक्रो मिलीमीटर के उनकी साइज आ रही है, और उनके मुश्किल से 20 माइक्रोग्राम तो वेट ही आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उनके अंदर रिजर्व फूड्स नहीं है, दे हैव लैक ऑफ कॉटिलिडन्स एंड रिजर्व फूड मटेरियल्स। तो ऐसे में उनके ऊपर क्या मिल रहा है, एक माइकोराइजल मतलब कवक का जाल मिल रहा है, और ये माइकोराइजल जो है वो मौसम से और मृदा से अवशोषित करके खनिज पदार्थ जो है वो किसको देता है, सीड एम्ब्रियो एक्सिस को, और वो एम्ब्रियो एक्सिस जो है उसका मेटाबॉलिक करके और चेंज करती है इनटू द फूड प्रोडक्ट लाइक सुक्रोज, एंड दीज सुक्रोज जो हैं सबस्ट्रेट आर यूजफुल इन रेस्पायरेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे हम इनको कह सकते हैं कि दीज आर हेटेरोट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो एक्सिस जो है वो भोजन नहीं बनाता है, और वो कॉटिलिडन्स, एम्ब्रियो सैक और एलिरोन लेयर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और इस डिपेंडेंसी में जो फूड रिजर्व्स हैं, जिनको हम यहाँ पे बेसिक नॉलेज के रूप में अगर कहें, एक सेकेंड, तो व्हाट आर द इसेंशियल फूड रिजर्व्स? तो वो इसेंशियल फूड रिजर्व्स नंबर 1 की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, कुछ मात्रा में ग्लूकोज एंड सुक्रोज के रूप में भी, बाकी बेसिकली अगर अपन बात करें स्टार्च, ठीक है, इन लेग्यूमिनेसी एंड इन सीरियल्स की हम बात करें, जो धान फसलें हैं और लेग्यूमिनेसी की, बाकी सीड्स में सब है, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा उपयोगी जो हैं वो यही हैं। दूसरी बात हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स वैसे भी अगर हम बात करें तो दोनों वे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? फर्स्ट वे हमारा जो प्रोटीन का आ रहा है वो कौन सा हो गया फूड रिजर्व्स के अंदर? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल जो है संरचनात्मक हो गए, और फंक्शनल के अंदर एंजाइम्स एंड हार्मोन्स हो गए। तो हमने इससे पहले पढ़ा था मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका, न्यूक्लिक एसिड्स का। तो न्यूक्लिक एसिड अर्थात जीन के अब उससे क्या बोलते हैं, अनुलेखन और अनुवादन से क्या बन रहा है, प्रोटीन, और वही प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स के रूप में इस क्रिया को स्टिमुलेट और कंट्रोल भी तो करते हैं। तो प्रोटीन्स हर चीज़ के रूप में चाहिए। दूसरा एक और यहाँ पे सिंपल वे में आपको मैं बता देता हूँ, जब प्रोटीन संश्लेषण मैंने पढ़ाया तो वहाँ एक लाइन बोली थी कि दैट प्रोसेस इज़ वेरी प्रीशियस फॉर द सेल, बहुत खर्चीली है।
क्योंकि ये प्रोसेस जो है प्रोटीन संश्लेषण लगभग सेल की उत्पादन का, ऊर्जा उत्पादन का लगभग 75 से 80% जो है वो कंज्यूम कर लेती है। तो ऐसे में जब हम इसी को एक उत्प्रेरण के रूप में, उत्प्रेरण नहीं, एक तरीके से उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रोसेस के रूप में आएंगे, तो जितनी मात्रा में इसमें एटीपी का लॉस हुआ था हाइड्रोलाइसिस, उतनी मात्रा में वापस फॉस्फेट का या फॉस्फोरिलीकरण हमें प्राप्त होता है और एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी एम्ब्रियो एक्सिस के डेवलपमेंट में चाहिए, दैट इज प्रोटीन। ठीक है। तीसरा यहाँ पे हम लिखेंगे दीज आर लिपिड्स। लिपिड्स भी नेसेसरी है, जैसे कि बहुत सारे ऑयली सीड्स जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, तिलहन, लेग्यूम, वो ब्रेसिक एसिड जैसे मस्टर्ड की हम बात करें, ग्राउंडनट की हम बात करें, तो ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर फैटी ऑयल्स के रूप में जो है वो लिपिड्स मिलते हैं, एक तरीके से लिपोप्लास्ट। ठीक है, दीज आर अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड लिपोप्लास्ट। तो ये लिपिड्स के रूप में वहाँ पे जो है एनर्जी के रूप, वो सॉरी संचित भोजन के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और इन्हीं लिपिड्स को जब हम संघनन द्वारा या प्रेशर द्वारा या कुचल कर जब हम सीड्स को तोड़ते हैं तो हमें तेल की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे फाइटीन्स, ये भी नेसेसरी है, काफ़ी कुछ मात्रा में जो है फाइटीन्स जो हैं वो मिलते हैं, क्योंकि हम इनको एक तरीके से फॉस्फेटेज या फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स के रूप में भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि फॉस्फेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उसके अलावा जो रिजर्व फूड्स है, दीज आर नेसेसरी मिनरल्स। और इन नेसेसरी मिनरल्स की हम बात करें तो नेसेसरी मिनरल्स में हम यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन, पोटेशियम, सोडियम आदि की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इन सारी रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये है हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन कि मोबिलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले तो ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट ये सारी की सारी चीज़ें मदर द्वारा क्या की जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करके स्टोर की जाती हैं, क्योंकि इसी सारी चीज़ों के बाद में फाइनली क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड नेसेसरी एंजाइम्स। और सबसे बड़ी चीज़ होती है डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब हाइड्रोजन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस, जिसकी वजह को हम बोलते हैं डेसिकेट। और उस डेसिकेशन से सीड में लगभग 5 से 7% तक, और थोड़ी रेंज बढ़ा दें तो 10% तक जो है वो क्या होती है, वाटर की मात्रा रह जाती है, अर्थात शुष्कता आ जाती है। और मैनी मोर रिएक्शंस की हम बात करें, एंजाइम रिएक्शंस की हम बात करें, तो उनमें जल अपघटन या जल योजन क्रिया सबसे ज़्यादा, मतलब डिहाइड्रेजनेज और फॉस्फेटेज एंजाइम की अगर हम बात करें, NADH2 शूट्स की हम बात करें, तो उसमें डिहाइड्रोजनीकरण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे में ये एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आगे या क्रिया को उत्पाद तक पहुँचा नहीं पाते। और वही कारण है कि सीड जो है वो लंबे समय तक अपने आप को डोरमेंट बनाए रख सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल लॉस। ठीक है, अब आते हैं जर्मिनेशन पे। व्हाट इज जर्मिनेशन? तो जर्मिनेशन में हो क्या रहा है, व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल, ये सबसे बड़ी घटना है, एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल। लेकिन पता कैसे लग रहा है बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में कि सीड्स को, कि बाहर का वेजिटेशन जो है वो परमानेंट है, छोटा मोटा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई सीड ज़्यादातर जो है वो बरसात के दिनों में उग रहे हैं, तो ऐसे में एक बहुत लिटिल अमाउंट में कुछ mm की, लगभग 5 से 7 mm की बारिश हो रही है और उसमें कोई सीड जर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद सीड ही नहीं हो रहा, तो एम्ब्रियो जो है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से जो कार्टिलेडन्स डेवलप, वो सॉरी ये प्यूमुलर रेडिकल डेवलप हो रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सीड की लाइफ ख़राब हो गई, जिस पर्पज से सीड बना वो हो ही नहीं पाया। तो ऐसे में सीड्स में भी इस तरीके का बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम है जो इस चीज़ को एक तरीके से डिनोट करता है, किसके लिए, कि जर्मिनेशन के लिए एक्टिव है या नहीं है। तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे बेसिक चीज़ जो है डिपेंडेंट की, दैट इज़ द सीड मैच्योरिटी। ठीक है, कि क्या सीड में जो एम्ब्रियो है वो मैच्योर हो गया। मैच्योर का मतलब डेवलप जितना होना चाहिए था डॉर्मेंट से पहले उतना हो चुका है कि नहीं हो चुका। दूसरा बात वहाँ पे आती है एक तरीके से कंप्लीट
एक तरीके से अप्रोच में या मैटर में सीड रिजर्व्स, जो रिजर्व फूड्स हैं, उनकी मात्रा उसके अंदर पूर्ण रूप से है कि नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो डिपेंड करती है वो हो गई एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, जो इसके अनुकूलन के लिए आवश्यक है। जब ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं तो सीड जो है वो किसकी तरफ चले जाता है, जर्मिनेशन की ओर। तो सीड जर्मिनेशन के लिए एक सेकेंड कुछ टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस करें। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन और मोबिलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो मोबिलाइजेशन का मतलब हो गया चालन, और ये चालन कैसे हो रहा है, एक बार इस रिजर्व फूड्स के रूप में हम चलेंगे। तो पहले सीड जर्मिनेशन के दौरान अगर अपन मोबिलाइजेशन की बात करें, मोबिलाइजेशन ऑफ फूड्स रिजर्व, तो फूड रिजर्व्स की हम बात करें तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन के दौरान जो एनवायरमेंटल कंडीशंस सुटेबल हैं, जो सीड एम्ब्रियो है वो एक तरीके से डॉर्मेंट अवस्था में और डेवलप्ड है, फूड रिजर्व जो है वो कंप्लीट मात्रा में है। तो ऐसे में यहाँ पे जो क्या बोलते हैं प्रोसेस है उसको हम मेनली 3 भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट इज ब्रेक डाउन ऑफ रिजर्व फूड। ये मैं आपको इस टॉपिक के बाद समझाने वाला हूं। जैसे एक सिंपल वे में मैं बता दूं, स्टार्च की हम बात करें तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से बने हुए यौगिक हैं, ठीक है, CHO। और इसमें अगर अपन C5H10O5 की हम बात करें या C6H12O6 की हम बात करें तो दीज आर पेंटोज एंड दीज आर हेक्सोज, ठीक है। ये शुगर ज़्यादा स्थायी हैं और ये आपस में जुड़कर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ये बना देती हैं डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड मैनी मोर। अगर लेंथ हम बढ़ा दें तो दीज आर आल्सो नॉन एज पॉलीसैकेराइड्स। तो ये पॉलीसैकेराइड जो संरचना है वो अलग अलग फॉर्म में मिलती है, ठीक है, जो कि संरचनात्मक घटक के रूप में ज़्यादा होती है। और यही शुगर सोर्स वो जो दिख रहा है हमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च सोर्स, ये ग्लूकोज के रूप में एक तरीके से ब्रेक डाउन होता है। तो जैसे हम यहाँ पे एक सिंपल वे में मैं कहूँ ये किस रूप में है, माल्टोज के रूप में है, सुक्रोज के रूप में है, ठीक है, मैनोज के रूप में है, या अगर हम बात करें इसको एक तरीके से सेल्यूलोज के रूप में हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, सुबेरिन, क्या बोलते हैं रेजिन, इन रूप के अंदर ये पाया जा रहा है। तो फाइनली ये सीधे सीधे तो काम में नहीं ले सकता सीड। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मम्मी ने खाना बना दिया एंड फ्रिज के अंदर वो है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट जो है पूरा पतीला उठा के सीधे भीम की तरह चालू हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें उसका कुछ मात्रा में ब्रेकडाउन है। जैसे कि फ्रीजर में अगर मान लीजिए ब्रेड रखा हुआ है तो उस ब्रेड को डायरेक्ट आप यूज में नहीं ले रहे, उसके ऊपर आप यूज में ले रहे हैं सॉसेज या जैम्स आदि चीज़ें यूज में ले रहे हैं, देन उसे प्लेट में सर्व कर रहे हैं, फिर आप जो है डाइनिंग टेबल पे जाके उसको यूज में ले रहे हैं। तो ब्रेक डाउन सबसे पहले उसकी प्रोसेसिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो है उसका चालन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्रेक प्रोडक्ट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये है पेंटोज और हेक्सोज शुगर्स के रूप में। दीज आर ऑल्सो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स
ट्राइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, इस रूप के अंदर मिल रहा है। तो ऐसे में हमें इनको ब्रेक करना है, और ब्रेक करके पॉलीसैकेराइड को कहाँ लेके जाना है, डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स में, अर्थात ग्लूकोज में और सुक्रोज में।